हेलो एवरीवन, हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने स्किल्स पे काम कर रहे होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज सबका स्वागत करता हूं आपका BFSI अड्डा 24/7 के चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। रीजन क्या है, सब्सक्राइब करने से पहले एक चीज जरूर देखिएगा, जाके वीडियोस को देखिए, समझिए क्या क्या वीडियोस दे रखे हैं, उसके बाद समझ में आए तो ही सब्सक्राइब करिएगा। बहुत क्लियर हो इस चीज को लेके, ठीक है। तो दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताना था। लास्ट जो कल आपने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बताया था कि बैंकिंग के जो एक ब्रांच में जब आप विजिट करते हो उस ब्रांच में क्या क्या चीज आपको दिखती है, क्या क्या दिखता है, क्या क्या काउंटर्स होते हैं, कौन कौन से लॉकर्स होते हैं, क्या आपको वॉल्ट होते हैं, ये सारी चीज मैंने बताई थी। आज हम बात करेंगे बैंकिंग के प्रोडक्ट होते क्या है, तो कौन कौन से बैंकिंग के प्रोडक्ट हैं वो आज हम समझेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले बैंकिंग प्रोडक्ट्स के पहले हम जानेंगे दोस्तों बैंक के बारे में थोड़ा सा। बैंक को अगर मैं बोलूं कि आपसे मैं बोलूं कि दोस्त आप ना बैंक को ऐसी तरह समझाओ, इसी तरह समझाओ कि जैसे बैंक लाइक एक किसी 5 साल के बच्चे को आपको समझाना है बैंक क्या होता है, तो आप कैसे समझाओगे। तो दोस्तों समझो, बैंक उसे नहीं पता, बच्चे को नहीं पता इंटरेस्ट क्या होता है, बच्चे को नहीं पता लोन क्या होता है। आपको समझाना होगा बहुत आसान भाषा में। मैं समझाता हूं कैसे, एक बार आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। अगर आप कर सकते हो, मैं यही कहूंगा, एक टास्क लो। अभी इसी वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो, पहले सोचो कि आप 5 साल के बच्चे को बैंक क्या होता है कैसे समझाओगे। दोस्तों अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करो, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि एक 5 साल के बच्चे को तुम बैंक कैसे समझाओगे, ठीक है। चलो पॉज करो, स्टार्ट डूइंग, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपने पॉज करके ये देख लिया, ये कर लिया, तो अगर आप नहीं समझा पाए, नहीं बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली आपको, या बोल नहीं पाए, राइट। मेरे सेशंस में हम यही सीखते हैं कि बोलना कैसे है। इंग्लिश तो बाद में आएगी, पहले हिंदी बोलना सीखो। इंग्लिश तो बाद में आएगी, पहले हिंदी में एक्सप्लेन करना सीखो। अगर आप दोस्त शीशे के सामने खड़े होकर रोज, ज्यादा नहीं, आधे घंटे भी अगर आप रोज बोल रहे हो किसी ना किसी चीज पे, रोज आधे घंटे आप कोई इमेजिन करके कोई चीज बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी जो हिंदी है, हिंदी यानी बोलने का तरीका आपको सुधार दिखेगा। जब एक बार हिंदी बोलना आ जाए आपको, उसके बाद इंग्लिश की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं बोला बैंक किसी बच्चे को, तो आइए आप समझते हैं। तो दोस्तों बैंक क्या है, बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, सेफ रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने घर में पैसे रखोगे तो वो पैसा चोरी होने का डर है। आप अपने घर में पैसा रखोगे तो चोरी होने का डर है। अब आप बोलोगे सर पैसा तो हम गुल्लक में भी रख सकते हैं। बेशक गुल्लक में रखोगे, बिल्कुल रखोगे आप, गुल्लक में लोग पैसा रखते भी हैं, लेकिन क्या गुल्लक में रखे पैसे आपको फायदा देता है? नहीं देता। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे पैसे, जो लोग हैं, जो जनता है, हमारे तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, वो बैंक में पैसा रखते हैं सुरक्षित के लिए, ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे और उनकी सेव करने की, पैसा बचत करने की आदत बनती रहे। और यहां पे आपके पैसे में थोड़ा सा और पैसा मिलकर और ज्यादा आपको बन के फायदा देता है। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 100 रुपए रखा है तो आपको यहां पे 100 रुपए की जगह 102 या 103 रुपए मिलेगा। उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए जो आपने बैंक में रखा है, बैंक उसका इस्तेमाल करती है किसी और चीज में, और वो किसी और चीज क्या है? लोन होता है। वो जो बैंक में आपने पैसा रखा है 100 रुपए, उस 100 रुपए का इस्तेमाल बैंक करेगी लोन देने के लिए, किसी और को उधार देने के लिए इस्तेमाल करती है। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपने पैसों को सुरक्षित रखते हैं, और यहां पे हमारी बचत करने की जो हमारी बचत करने की आदत है वो भी अच्छी होती है। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे जिस भी इंसान को, जिस भी पर्सन को, इंसान को अगर उधार की जरूरत है तो बैंक उसको उधार भी देती है, राइट। तो ये बैंक बहुत एक तरह का बहुत बड़ा सुविधा है हमारे लिए, बहुत बड़ी सुविधा, बहुत बड़ी फैसिलिटी है हमारे लिए, ठीक है। ये बैंक होता है। अब बैंक शब्द कहां से आया? सोचा है कभी बैंक शब्द आया कहां से? तो दोस्तों समझते हैं। बैंक शब्द एक्चुअली बात करें ना, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, आज से कई सौ साल पहले, आज से लाइक 800-900 साल पहले, या फिर आज से 1000 साल पहले, दोस्तों उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज होती थी, जैसे इटली, जर्मनी, इस तरह की कंट्रीज में ना जो व्यापारी होते थे, राइट। तो व्यापारी जो होते थे
वो व्यापारी क्या करते थे, वो आपके गोल्ड, सोने के जो व्यापारी होते थे, जो सोने के व्यापारी होते थे वो गोल्ड में डील करते थे। जैसे हम बोलते थे सोनार या गोल्ड के व्यापारी, वो गोल्ड में डील करते थे, राइट। तो उनके पास बहुत ज्यादा किलो किलो में सोना होता था, सोना मतलब किलो किलो में गोल्ड होता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो कंसर्न थी, सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि भाई इन गोल्ड को, इन सोना को हम रखे कहाँ पे। चोरी होने का बहुत डर होता था उस समय, बैंक वैंक ऐसा कुछ भी चीज नहीं होती थी, राइट। तो चोरी होने का बहुत डर होता था। तो एक बार कुछ बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे उन्होंने सोचा यार एक कंपनी बनाते हैं, एक ऑफिस स्टार्ट करते हैं, उस ऑफिस में हम तिजोरी बनाएंगे और ये जो पैसे हमारे पास जो गोल्ड है उसको हम तिजोरी में रखेंगे। तो एक ग्रुप वाला एक तिजोरी बनाया गया, राइट। यानी कि कई सारे लोग मिलकर एक तिजोरी स्टार्ट किए। उस तिजोरी में ये सारे क्या किए, अपने गोल्ड रखने लगे और वही तिजोरी आगे चल के बैंकिंग सिस्टम का रूप ले लिया। यानी कि हमारे वर्ल्ड में, इंडिया की बात अभी हम नहीं कर रहे, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले शुरुआत हुई थी इस चीज की, बैंकिंग सिस्टम की। और बैंकिंग सिस्टम में ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन वगैरह नहीं था। क्या था, इसे हम कहते थे सेफ डिपॉजिट, जिसे हम बोलते हैं लॉकर, सेफ डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, सेफ डिपॉजिट। हम इसको सेफ डिपॉजिट बोलते हैं दोस्तों, सेफ डिपॉजिट बोलते थे। बड़े बड़े व्यापारियों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, सेफ डिपॉजिट नामक कुछ खोलते हैं, कुछ ओपन करते हैं, जैसे हम तिजोरी कहेंगे, और उसी तिजोरी में हम क्या करेंगे, अपने सोने को रखेंगे, अपने गोल्ड को रखेंगे। तो ये हो गया आपका सेफ डिपॉजिट, यानी कि यही हो गया, यहां से लॉकर सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो यहां से लॉकर सिस्टम की शुरुआत हुई थी। फिर लॉकर सिस्टम के बाद क्या देखा लोगों ने कि भाई लॉकर सिस्टम तो आ गया, अब लोगों ने सेविंग का अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बेसिकली सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी चालू कर दिया, सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी चालू कर दिया। अब सेविंग, लोगों ने क्या सोचा कि यार हमने ना, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता था, वही गांव में जो लोग होते थे, जैसे इंडिया में होता था, सेम यूरोपियन कंट्रीज में जो गांव में होते थे, गांव में अंधों में काना राजा जो होता था, यानी कि जो गरीबों में थोड़ा सा अमीर होता था, वो क्या करता था, गरीबों को पैसे देता था उधार, और उधार में जो उसको जो किस्त लेता था, किस्त नहीं सॉरी, जो इंटरेस्ट लेता था, जो ब्याज लेता था, जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता था, वो पता कितना होता था, वो होता था 100%। 100% एक साल का नहीं, 100% एक साल का नहीं, 100% 3 दिन का, 100% एक हफ्ते का, 100% 10 दिन का, 100% 15 दिन का, या 100% एक महीने का। 100%, यानी कि अगर किसी इंसान ने उससे अगर 1000 रुपए लिए हैं एक महीने के लिए, तो वो एक महीने के बाद उसको 2000 रुपए वापस करेगा। तो ये चीज होती थी, ये चीज चल रही थी हमारे इंडिया में भी, लेकिन पहले यूरोप में चलने लगी ये सब चीजें, यूरोपियन कंट्रीज में ये सब बहुत चलती थी, राइट, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे चलने लगा। तो कस्टमर, जो वहां की सरकार हुआ करती थी, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, क्योंकि पहले सरकार नहीं होती थी, पहले यही व्यापारी देश चलाते थे, राइट, पहले इस तरह के जो व्यापारी होते थे यही पूरा देश चलाते थे। तो ये इन्होंने सोचा कि यार ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, यार ये जो अमीरजादे हैं, अमीरजादे को ज्यादा फायदा उठाते हैं इन गरीबों का, राइट। तो इससे इसी तरह तो अमीर बन रहे हैं ये। तो इन्होंने सोचा कुछ करते हैं। सबसे पहले इन्होंने सोचा कि यार हम एक उधार देने का सिस्टम चालू करेंगे बैंक में, लेकिन उधार देने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फिर इनको समझ में आया यार पैसा हम कैसे लाएंगे। तो इनको समझ में आया कि जो कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, बट वो पैसे कहीं अपने घर में छुपा के रखते हैं। यही मैं फिर बोल रहा हूं, मैं यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट क्या किया, सेविंग अकाउंट नामक एक स्टार्ट किया कि चलो यार कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने लॉकर चल रहा है वहीं पे हम सेविंग अकाउंट भी स्टार्ट करेंगे, जहां पे लोग अपने पैसे को सेव करेंगे। अब यहां पे क्या हुआ, मान लो 100 रुपए हर आदमी डालने लगे। 100 रुपए मतलब यूरोपियन कंट्री का जो भी पाउंड, जो भी अपना ये करेंसी चलती थी, यूरो, राइट। तो 100 यूरो सब डाल रहे हैं, 100 यूरो सब डाल रहे हैं, मतलब कितने लोग हो गए, 1000 लोग हो गए। 1000 लोग क्या कर रहे हैं, सबने 100 यूरो डाल दिया, यानी कि 1 लाख यूरो इनके पास आ गया। मैं रुपए में कन्वर्ट कर देता हूं, 1 लाख रुपए मान लो इनके पास आ गया। अब इन्हीं व्यापारियों ने क्या किया, 1 लाख रुपए का लोन भी दे दिया। तो यानी कि 3 चीज हो गई, सेफ डिपॉजिट वाला कॉन्सेप्ट यानी लॉकर भी आ गया, सेविंग अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, और लोन वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। जो इतना परसेंट होता था, 100% पर मंथ ये जो होता था, ये खत्म हो गया। अब कितना आने लगा, 40%, 30%, 50%, एक साल में इतना आने लगा।
1 साल में इतना आने लगा। तो यहां से क्या हुआ दोस्तों, सेविंग अकाउंट, लोन और जो हमारे लॉकर्स होते थे वो सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब ये अभी भी हमारा ये इसको बैंक नहीं बोला गया। अब ये बैंक क्यों बोला गया? बैंक इसलिए बोला गया क्योंकि जो हम व्यापारी हुआ करते थे ना, वो एक बेंच पे बैठ के, बेंच पे स्पेशली अगर मैं लाइक इटली की बात करूं या जर्मनी की बात करूं, तो ये लोग बेंच पे बैठ के ना डील क्लोज करते थे। अपने जो बिजनेसमैन होते थे वो बेंच पे बैठ के डील क्लोज करते थे। और उस बेंच को इटालियन वर्ड में दोस्तों, बेंच को इटालियन वर्ड में बोलते हैं बैंके। इसी बैंक के शब्द को मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंज करके बैंक शब्द स्टार्ट हुआ। तब यहां से बैंक शब्द स्टार्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड में पहला बैंक आया था बैंक ऑफ वेनिस, जो कि इटली में है। इटली का एक शहर है वेनिस। ठीक है, तो इस तरह बैंक का स्टार्ट हुआ, बैंक इजाद हुआ, राइट। और बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे करके पहले यूरोपियन कंट्री में, फिर अफ्रीकन कंट्रीज में करते करते फिर इंडियन या एशिया तक आ गया था। एशियन कंट्रीज तक आ चुका था, राइट। फिर हमारे इंडियन सिस्टम में आपको पता होगा पहला बैंक इंडिया का कौन सा था, 1770 में आया था। कोलकाता में पहला बैंक आया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद अलग अलग बैंक्स आते गए, फिर कई सारे बैंक्स आ गए। आप देख सकते हो, आप अब तो रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक भी है। अब आपके अलग अलग बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, फॉरेन बैंक्स हो गया। तो बहुत सारे बैंक्स अब आपको दिखेंगे, राइट। उसी बैंक पे दोस्तों बैंकिंग प्रोडक्ट्स की बात अगर करें, ठीक है, तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटीज। एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज होता क्या है एग्जैक्टली, आइए समझते हैं। एसेट्स का मतलब होता है, देखो, अगर मेरे पास कोई कार है, मेरे पास मेरी बाइक है, मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, ये सब क्या है, मेरे एसेट्स है, मेरी प्रॉपर्टी है। ये तो है, ठीक है, ये तो है। लेकिन एसेट्स एक चीज और होती है। एसेट्स का मतलब जो हमें फ्यूचर में फायदा दे, यार वो भी तो एसेट्स है। जो हमें फ्यूचर में फायदा दे वो भी तो एसेट्स ही है ना, वो सबसे बड़ा एसेट्स है, क्योंकि ये तो हमारी संपत्ति है। जैसे कार हो गया, बाइक हो गई, मोबाइल हो गया, ये सब तो हमारी संपत्ति है। मकान हो गया, मेरा घर हो गया, ये सब मेरी संपत्ति है। लेकिन एसेट्स का एग्जैक्टली अगर मतलब देखा जाए, वो कोई भी चीज, कोई भी पैसा, कोई भी सामान जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट देता है, उसे एसेट्स कहते हैं। फिर से बता रहा हूं, एसेट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी पैसा जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट दे, फायदा दे, बेनिफिट दे, वो एसेट्स कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज तो वो एसेट्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, बैंक के लिए अगर मैं बैंक के एसेट्स की बात करूं दोस्तों, बैंक का एसेट्स क्या है, जितने भी लोन होते हैं, जितने भी लोन बैंक देता है, तो ये लोन जो है बैंक का एसेट है। क्यों? क्योंकि आज लोन बैंक देता है कस्टमर को, लेकिन फ्यूचर में उनसे इंटरेस्ट के साथ वापस भी तो ले रहा है। आज बैंक कस्टमर को लोन दे रहा है, 100 रुपए लोन दे रहा है, वापस कितना ले रहा है, 140 रुपए ले रहा है, वापस 130 रुपए वापस ले रहा है। तो उस 100 रुपए के पैसे से बैंक क्या कर रहा है, कमाई कर रहा है। तो एसेट्स क्या होता है, कोई भी पैसा, कोई भी सामान, कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे, फायदा दे, वही एसेट्स कहलाता है। क्लियर दोस्तों? एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आपका जब वैल्यू ज्यादा होती है, और एक होता है एसेट जिसकी वैल्यू कम होती है। यानी कि एक होता है डेप्रिशिएटेड एसेट्स और एक होता है आपका एप्रिशिएटेड एसेट्स। डेप्रिशिएटेड एसेट्स और एक होता है एप्रिशिएटेड एसेट्स। डेप्रिशिएटेड एसेट्स का मतलब डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब होता है पॉजिटिव वर्ड है भाई, अप्रिशिएट कर रहा है, कदर कर रहा है, इज्जत कर रहा है, राइट। एप्रिशिएट वो हो गया, मेरे अप्रिशिएशन है ये, करेक्ट। एप्रिशिएट मतलब होता है कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसा सामान जिसकी वैल्यू फ्यूचर में, जिसकी वैल्यू बढ़ती है। कोई भी एप्रिशिएटेड एसेट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी,
जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी, वही आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका एप्रिशिएटेड एसेट्स कहलाता है। क्लियर? जो भी ऐसा एसेट्स जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती है वो आपका एप्रिशिएटेड एसेट्स कहलाता है। करेक्ट? और जो भी एसेट्स जिसकी वैल्यू फ्यूचर में कम होती है, जिसकी वैल्यू फ्यूचर में कम होगी, वो आपका डेप्रिशिएटेड एसेट्स कहलाता है। बट एसेट्स वो भी है। कार की बात करें, कार आपने 5 लाख रुपए की ली है, अभी आपने कार ली, शोरूम से बाहर निकाला, 10% वैल्यू डाउन हो गई, 10% वैल्यू डाउन हो गई, तो इसका मतलब कार क्या है, कार डेप्रिशिएटेड एसेट्स है। बाइक आज आपने ली, 1 साल के बाद बाइक बेच रहे हो, 40-50 हजार 1 लाख रुपए कम हो गई। सर बाइक तो लाख रुपए की आती नहीं, हमने 3 लाख की बाइक ली थी ना 3 लाख की बाइक ले लो, 2.5 लाख की बाइक ले लो, तो बाइक की वैल्यू कम हो जाएगी 10%, 20%, 50%। ये तो मतलब तुरंत बता रहा हूं, कार को तुरंत आपने निकाला 10% कम हो गई, बाइक की वैल्यू भी कम हो जाएगी, मोबाइल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये सब क्या है, ये सब आपके ये तीनों क्या हैं, डेप्रिशिएटेड एसेट्स कहलाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कार की, बाइक की, मोबाइल की, इन सब की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेप्रिशिएटेड एसेट्स। करेक्ट? अब समझना होम क्या होता है, घर, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपका लैंड प्लॉट। तो लैंड प्लॉट घर ये जो होता है ना दोस्तों, ये आगे चल के आपकी वैल्यू बढ़ा के देती है। राइट? इससे क्या होता है, घर क्या है, घर की वैल्यू बढ़ेगी, घर की वैल्यू आगे चल के बढ़ेगी, घर का रेट बढ़ेगा। आज कोई जमीन, लोग बोलते हैं ना कि भाई जमीन में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट जिसे बोलते हैं, रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, लोग ऐसा बोलते हैं। करेक्ट? ऐसा होता भी है, ये अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, बोलते हैं कुछ मिले ना मिले 10%, 12%, 15%, 20% का आपको वैल्यू मिल जाती है एक्स्ट्रा। इसलिए बोलते हैं भाई आज जमीन खरीद के रख लो, आने वाले 4 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में उसको बेच देना, तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सर घर की वैल्यू कैसे बढ़ती है, घर तो पुराना होता जा रहा है, तो घर तो और वैल्यू कम होनी चाहिए, बढ़ती कैसे है? सर लैंड तो आज अगर लैंड हमने खरीदा कोई, तो लैंड तो और बंजर होती जा रही है, तो लैंड कैसे कोई वैल्यू बढ़ती है उसकी? अरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चों, घर की और लैंड की वैल्यू नहीं बढ़ती है। आपके घर और लैंड के अगल बगल जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है, जो अगल बगल डेवलपमेंट होता है, जो अगल बगल चीजें विकसित होती है, चीजें अलग अलग चीजें बनती है। मान लो अगर मैं एक्चुअली अपनी बात करूं तो मैं इलाहाबाद से हूं दोस्तों। इलाहाबाद में आज से 23-24 साल पहले मेरे पिताजी ने घर खरीदा था, लैंड खरीदा था, जमीन खरीदा था, और वो जमीन मतलब अगल बगल कुछ भी नहीं था अगल बगल। राइट? सामने रेलवे ट्रैक था सामने, और रेलवे ट्रैक के उधर क्रॉस करोगे तो एक रोड थी, रोड के उधर एयरफोर्स स्टेशन। राइट? ये था। बट अब क्या है, उस समय वैल्यू क्या थी उस जमीन की वैल्यू 1 लाख रुपए भी नहीं थी, उस जमीन की वैल्यू 1 लाख रुपए भी नहीं थी, और आज उसकी वैल्यू है 4 करोड़ रुपए। क्यों, कैसे? क्योंकि उसकी वैल्यू इसलिए है, पहले वो जमीन की वैल्यू 1 लाख थी, अब घर बन चुका है उसमें, पहला ये नंबर 1। नंबर 2, हाईवे है, पेट्रोल पंप है, मॉल्स है, होटल्स है, अगल बगल पूरी कॉलोनी है, वेल स्टैब्लिश सोसाइटी है, पाइपलाइन है, सब कुछ वहां पे, ड्रेनेज पाइपलाइन, सब कुछ वहां पे स्टैब्लिश हो चुका है। तो पहले वैल्यू कम थी, अब वैल्यू डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, पता नहीं कितने 100 टाइम्स, कितने 1000 टाइम्स बढ़ चुकी है। रीजन है अगल बगल का डेवलपमेंट। इसीलिए होम हो गया, लैंड हो गया, इन शॉर्ट जो रियल एस्टेट होते हैं, रियल एस्टेट, हमेशा रियल एस्टेट को क्या बोला जाता है, एप्रिशिएटेड एसेट्स। रियल एस्टेट मतलब आपके जमीन हो गए, प्लॉट्स हो गए, लैंड हो गए, इसे रियल एस्टेट कहते हैं। राइट? क्लियर है गाइस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होता है हमारा एसेट्स। लायबिलिटीज की बात करें, राइट? लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब होता है आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। दोस्त आज तो आपने ले लिया, कुछ पैसे वैसे ले लिए, जरूरत पड़ने पे मिल गया आपको, लेकिन वो पैसे आपके नहीं है, वो पैसे आपको आखिरकार वो पैसे आपको देने होंगे। किसको देने होंगे? वो पैसे जिसके हैं उसको देने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, एग्जाम्पल के तौर पे बैंक की मैं अगर बात करूं
तो बैंक में जो करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स होते हैं दोस्तों, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स जो होते हैं दोस्तों, ये जो है ये आपके क्या है, ये बैंक के लिए लायबिलिटीज है, बैंक के लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है। क्यों बैंक के लिए लायबिलिटीज है? क्योंकि इनमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसे हैं, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसे पड़े हैं, वो पैसे कस्टमर के हैं, बैंक के नहीं हैं। करेक्ट? तब जब ये कस्टमर डिमांड करेगा पैसों का, तो बैंक को देना पड़ेगा पैसा। जब कस्टमर डिमांड करेगा तो बैंक को पैसा देना पड़ता है। यही होता है आपका लायबिलिटीज, यानी कि लायबिलिटीज एक दायित्व, लायबिलिटीज को हिंदी में दायित्व बोलते हैं। लायबिलिटीज एक जिम्मेदारी है जो आज आपको मिली है, आज जरूरत पड़ने पे मिल तो गई, लेकिन वो आपकी आखिरकार नहीं है, आपको वापस करना ही पड़ेगा जिससे आपने लिया है, राइट? तो लायबिलिटीज यही होती है। बैंक में अगर मैं बात करूं बैंक के लिए, तो बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं बैंक के लिए, ठीक है? और कस्टमर के लिए वो एसेट्स हैं। क्यों कस्टमर के लिए एसेट्स क्यों है? क्योंकि कस्टमर ने दिया है ना बैंक को, और बैंक उसको वापस करेगा फ्यूचर में, वो भी इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। अगर इंटरेस्ट के साथ यानी कि फायदा हो रहा है, तो वो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटीज, और कस्टमर के लिए एसेट्स होता है। तो यही होता है दोस्तों एसेट्स और लायबिलिटीज। यहां पे एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा, जो लायबिलिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी, राइट? यहां पे एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं एनडीटीएल। ये एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल क्या होता है ये समझना। एनडीटीएल एक तरह का लायबिलिटीज है जिसे बोलते हैं नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। क्या? नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी होता क्या है? पहले समझते हैं नेट डिमांड। मैंने बताया कि बैंक के लिए जो सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, एफडी, आरडी होता है, ये सब क्या होता है? लायबिलिटीज है। क्योंकि बैंक के पास आज कस्टमर ने बैंक को दे दिया ये पैसा, लेकिन फ्यूचर में कस्टमर बैंक से पैसा लेगा भी, तो ये लायबिलिटीज है। लेकिन अब ये नेट डिमांड क्या होता है? जब भी कस्टमर बैंक से डिमांड करेगा, जब भी कस्टमर बैंक से डिमांड करेगा कि मुझे पैसा दे दो, यानी कि डिमांड करेगा मतलब जाके पैसा विड्रॉ करेगा। डिमांड करेगा मतलब जाके पैसा विड्रॉ करेगा। कैसे पैसा निकालेगा कस्टमर? एटीएम कार्ड से निकाल सकता है। कैसे पैसा निकालेगा? एटीएम कार्ड से निकाल सकता है, ब्रांच में विजिट करके निकाल सकता है, कोई ट्रांसफर कर सकता है ऑनलाइन। यही तरीके होते हैं। पैसा अगर निकालना है तो उसने क्या किया? बैंक को, मतलब उसने क्या किया? एटीएम में गया, एटीएम कार्ड लेकर पैसा निकाल लिया। मतलब कस्टमर डिमांड कर रहा है पैसा। तो कस्टमर जब डिमांड करता है पैसा, तो वो पैसा बैंक को देना पड़ता है। बैंक को ऑन डिमांड, जब बैंक ऑन डिमांड में पैसा देता है कस्टमर को, तो उसे हम बोलते हैं नेट डिमांड। यानी कि आपका जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है, यही वो अकाउंट्स होते हैं, इसमें जो पैसे हैं कस्टमर ऑन डिमांड निकालते हैं, कस्टमर ऑन डिमांड निकालते हैं, तो यही नेट डिमांड होता है। वहीं पे दूसरी ओर जब एक और कॉन्सेप्ट आता है, जब पैसे डिमांड पे नहीं निकाले जाते, जब कस्टमर पैसे निकालते हैं एक समय के बाद, एक टाइम के बाद, एक टर्म के बाद, एक अवधि के बाद, जब पैसे कस्टमर निकालते हैं एक टाइम के बाद, एक टर्म के बाद, एक समय के बाद, एक अवधि के बाद, तो वही आपका कहलाता है टर्म लायबिलिटी। यानी कि एफडी और आरडी, यार फिक्स डिपॉजिट अगर आपने किया है, रिकरिंग डिपॉजिट्स अगर आपने किया है, राइट, तो फिक्स डिपॉजिट मतलब आपके पास 10,000 रुपए है, आपने एक साल के लिए इसको फिक्स कर दिया। 10,000 रुपए है, एक साल के लिए फिक्स कर दिया। एक साल के पहले आप नहीं निकाल सकते। नहीं, निकाल तो सकते हो, लेकिन उसमें पेनल्टी लग जाती है, 1% या 2% की पेनल्टी लग जाती है। तो अगर आप नहीं निकालोगे एफडी आरडी एक साल के लिए, तो एक टर्म के बाद, एक समय के बाद आप पैसा निकाल रहे हो, तो यही आपकी टर्म लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, आरडी भी वही होता है और एफडी भी वही होता है। क्लियर है गाइस? एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी या नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, राइट? इसमें आता है नेट डिमांड में कासा आता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नेट डिमांड में आता है। क्यों? नाम से पता चल रहा है डिमांड, यानी कि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को कि मेरा पैसा वापस करो, तो बैंक को वो पैसा वापस करना पड़ेगा, ये होता है नेट डिमांड। वहीं पे टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है जब कस्टमर एक टर्म के बाद, एक समय के बाद जब पैसा निकालता है, तो वो टर्म लायबिलिटी होता है, जैसे आपका फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स। ऑलराइट,
सो आई होप आपको ये सेशन मज़ा आया होगा। आपको अगर देखो यार, मैं पूरी कोशिश करता हूँ ना कि आपको ये लगे ना कि मैं आपको रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो। आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आपको प्रॉपर लगना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ, करेक्ट। तो मैं बस यही चाहता हूँ दोस्तों कि आई एम गिविंग माई लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि ये सब करने में ना, ये सब मैं कोई देख के नहीं बोलता, जो मुझे पता है, जो मुझे आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बोलता हूँ। दोस्तों मैंने 15 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग इंडस्ट्री में, अलग अलग लेवल पे मैंने काम किया है, राइट। तो जो मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड बस यही कहूँगा कि अगर आपको अपना करियर बेटर करना है, बेस्ट करना है, अच्छे से ग्रो करना है, तो आप एक बार मुझसे जुड़िए, मैं आपको गाइड करूँगा खुद से। और मैं बहुत एफर्ट्स देता हूँ यार इन सब चीज़ों में। आपका भी कहना है, आपका भी ये है, ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको बार बार देखिए, आप शेयर करिए, इसको लाइक्स करिए, कुछ भी अगर पसंद आता है आपको ज़रूर लाइक करिए, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ लाइक करिए, जो पसंद आ रहा है उसको जेन्युइनली लाइक करिए और उसको उसी को आप शेयर करिए। मेरे सारे वीडियोस देख आप शेयर करने की जरूरत नहीं, बट देखिए ज़रूर, देखिए सारे वीडियोस। क्यों? व्यूज मिलेगा नहीं, व्यूज के लिए मुझे नहीं, व्यूज के लिए नहीं कर रहा भाई, आपको ना आप ही का ही डेवलपमेंट होगा दोस्त। आप मेरे प्रोमो वाले वीडियो मत देखा करो जिसमें मैं बोलता हूं कि मेरे कोर्स ज्वाइन कर लो, वो भी फ्री वाला है बाय द वे, फ्री वाले कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन आपको ग्रोथ मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स पे भी आप बोलिए, बात करिए मुझसे कमेंट्स पे। मैं डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा बॉस, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। आप एक बार डाल के देखना कमेंट को ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। प्लीज यार, आपको जिस तरह की वीडियोस चाहिए आप बिल्कुल बताइए, मैं लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि एसेट्स को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एसेट्स मतलब लोन, कितने कितने लोन होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। कब मिलेगा वीडियो? रात को, यानी कि शाम को 7 बजे मिलेगा, राइट। तो शाम को 7 बजे कल बिल्कुल अवेलेबल रहिएगा और ये वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, थैंक यू सो मच। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। कुछ भी कंसर्न है कांटेक्ट करिए मुझसे लिंक्डइन के जरिए और यहाँ पे कमेंट के जरिए। बेशक हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको मौका मिलेगा मुझसे डिस्कस करने का, और डायरेक्टली मैं भी कॉल कर सकता हूँ अगर आपसे मैं कॉन्टैक्ट कर लिया तो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच।